देश में 3 चरणों के मतदान हो चुके हैं। देश में मोदी वर्सेस राहुल हो रहा है। बीजेपी अपना 400 सीटों का सपना पूरा करना चाहती है, तो वहीं कांग्रेस एक दशक का सूखा खत्म करना चाहती है। पहले 3 चरणों के मतदान को लोकसभा चुनाव 2024 का मैराथन बताया जा रहा था, जो पूरा हो चुका है। लेकिन मैराथन की शुरुआत कुछ धीमी सी रही। चुनाव आयोग की वेबसाइट की माने तो इस बार लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 66.14%, दूसरे चरण में 66.71% और तीसरे चरण में करीब 65% वोटिंग हुई है, जो पिछले दिनों आम चुनाव के मुकाबले कम है। हालांकि आज भी पीएम मोदी के चेहरे को इंपॉर्टेंस देने वाले वोटर्स के बीच नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी सबसे ऊपर है, लेकिन कुछ दूसरे मोर्चों पर इस बार बीजेपी को झटका लग सकता है। कैसे, बताएंगे आज के हमारे इस खास शो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। 2024 का लोकसभा चुनाव धीरे धीरे निर्णायक मोड़ लेता जा रहा है। 3 चरणों में 19 राज्यों की 189 सीटों पर मतदान हो चुका है और पता चल रहा है कि पिछले चुनावों के मुकाबले इस बार वोटिंग परसेंट में कुछ गिरावट आई है। ज्यादातर राज्यों में ये गिरावट 5 से 10% के बीच रही। साथ ही ये भी पता चला है कि इस बार वोटर्स का जोश हाई नहीं बल्कि लो है। CSDS पब्लिक पॉलिसी सर्वे ने कुछ ऐसी ही कॉन्ट्रडिक्टरी तस्वीर पेश की है, जिसके मुताबिक 2019 के चुनाव में जितने लोग मोदी सरकार की वापसी चाहते थे, उतने अब नहीं चाहते। यानी अब ज्यादा लोगों में सरकार बदलने की भावना दिख रही है। लेकिन एक और बात जो इस सर्वे से पता चलती है वो ये है कि बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को पिछले चुनावों में मिला वोट शेयर इस बार भी बरकरार रहेगा। मतलब कहीं न कहीं बीजेपी का वोट शेयर जरूर लुढ़का है। 3 चरणों में गिरते वोटिंग परसेंटेज से इतना तो साफ हो गया है कि इस बार कोई लहर काम नहीं कर रही है। ये भी साफ हो चुका है कि अब तक किसी भी मुद्दे पर मतदाताओं के बीच ध्रुवीकरण नहीं हो पाया है। दूसरी तरफ किसी चेहरे की वजह से किसी राज्य या जाति के आधार पर कोई विभाजन नहीं हुआ है। तो कुल मिलाकर ये एनडीए के लिए बहुमत का आंकड़ा आसानी से पार होता नजर नहीं आ रहा है। बीजेपी के बहुमत की संभावना इस बात पर डिपेंड करती है कि पार्टी का नेशनल लीडरशिप चुनाव प्रचार को एक खास दिशा देने में कितना सफल हो पाया है। मोदी लहर वाले पिछले 2 आम चुनावों में मोदी के प्रचार अभियान ने पार्टी विजय रथ आगे बढ़ाया था। लेकिन CSDS पब्लिक पॉलिसी सर्वे के अनुसार जिन मतदाताओं ने पीएम उम्मीदवार को ध्यान में रखकर वोट किया, उनमें 2/3 ने ही बीजेपी का समर्थन किया है। लेकिन पिछले चुनावों की तरह इस चुनाव में भी पीएम पद को लेकर मोदी और राहुल के बीच प्रेफरेंस का अंतर काफी ज्यादा है। सर्वे के मुताबिक 48% लोग मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते हैं, जबकि कुल 27% लोग राहुल को प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते हैं। चुनाव शुरू होने से पहले बीजेपी ने मोदी के चेहरे के साथ साथ राम मंदिर, नए भारत और मोदी की गारंटी के दम पर जमकर प्रचार किया और भुनाने की कोशिश की। इसी तरह 2014 में अच्छे दिन आएंगे और 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसे मुद्दों को जमकर भुनाया गया। इन सभी स्कीमों से बीजेपी को बम्पर फायदा मिला था, लेकिन ये मुद्दे अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में बदलते रहे। अब इससे पता चलता है कि बीजेपी ने हर चुनाव में अपनी अलग राह पकड़ी और कांग्रेस के मैनिफेस्टो में शामिल बुनियादी मुद्दों पर पूरा फोकस नहीं किया। इस वजह से राज्यों में चुनावी खींचतान का रुख नेशनल मूड से अलग ही रहा, क्योंकि माना जाता है कि चुनावी पिच स्टेट लेवल मुद्दों, कास्ट कम्युनिटी की चिंताओं और कॉन्स्टिट्यूएंसी बेस्ड डिस्कशन से परिभाषित होती है। हालांकि जरूरी नहीं कि विपक्षी दलों के उठाए बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर ही हमेशा चुनाव लड़ा जाए, बल्कि बहुत कुछ स्टेट लेवल के मुद्दों और उनके कास्ट कम्युनिटी जैसे समीकरणों पर भी डिपेंड करता है। जैसे किसान संकट और मराठा कोटा आंदोलन मराठवाड़ा में विपक्षी MVA यानी महाराष्ट्र विपक्षी गठबंधन को सूट करते हैं। अब उसी तरह यूपी वेस्ट में कानून व्यवस्था की बात करना सपा के सामाजिक न्याय के मुद्दे को सुस्त करता है। ऐसे ही 400 पारी के नारे ने हिंदी पट्टी के दलितों को कंफ्यूजन में डाल दिया है, लेकिन सवर्ण और पिछड़ी जातियों का जोश हाई हो गया है। बिहार और आंध्र प्रदेश में एनडीए कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रही है, लेकिन कर्नाटक और महाराष्ट्र में उसे इंस्टेबिलिटी का एहसास हो रहा है।
इन सबको देखकर कहा जा सकता है कि चुनावी मैदान में रीजनल या लोकल पार्टियों का कंपटीशन लेवल कम हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ पूर्वी और दक्षिणी भारत के बड़े हिस्से को छोड़कर बीजेपी का दबदबा अब भी सीमित है। इसलिए बीजेपी पर उन राज्यों में समर्थन खोने का खतरा मंडराता रहता है और इसीलिए उसे एक तरफा बहुमत हासिल करना होगा। इसके लिए जहां बीजेपी का दबदबा है उन राज्यों में अच्छा प्रदर्शन करना होगा, क्योंकि दक्षिण के राज्य जैसे तमिल, केरल और आंध्र में अगर बीजेपी का वोट शेयर बढ़ता भी है तो उसे 1-2 सीट का ही फायदा होगा। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो 90 के दशक के बाद भारतीय राजनीति में बड़े बदलाव होने लगे थे, जिसकी वजह से नेशनल लेवल पर एक तरफा लहर का चलन बंद हो गया था। लोकल पार्टियां उभरने लगी थी, राष्ट्रीय मुद्दों का असर घट रहा था और स्टेट लेवल के मुद्दे देश में गूंजने लगे थे। जातीय अस्मिता की लड़ाई को भी चुनावों का आधार बना दिया गया था। ये सब कुछ लगभग 3 दशक तक चला, लेकिन 2014 में मोदी लहर ने इस कॉन्सेप्ट को ही बदल कर रख दिया और फिर से नेशनल मुद्दों को केंद्र की राजनीति में ला दिया। वहीं दूसरी तरफ एनडीए से लगातार 2 बार हार चुका विपक्ष अब अपने प्रचार अभियानों में सावधानियां बरतने लगा है। जिससे पहले विपक्षी दल प्रधानमंत्री मोदी पर पर्सनल कमेंट्स करते थे या गलत शब्दों का इस्तेमाल करते थे, उनकी इन हरकतों से मोदी को फायदा होता था। इसलिए अब वो ऐसा कुछ करने से बचते दिखे और सरकार के प्रदर्शन पर ही फोकस करके मुद्दे उठाते रहे। इसी तरह जिन इलाकों में कांग्रेस कमजोर है उसने वहां से अपने पैर पीछे खींच लिए और अपने गठबंधन साथियों के लिए खुला मैदान छोड़ दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस बार कांग्रेस इतिहास में सबसे कम यानी करीब 330 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इससे पता चलता है कि मोदी अब भी देश के वोटर्स की पहली पसंद बने हुए हैं। लेकिन ये चुनाव मोदी लहर की जगह जनरल कॉम्पिटिटिव राजनीति की ओर झुका दिख रहा है, क्योंकि इस चुनाव को रीजनल पार्टी और कास्ट कम्युनिटी के हिसाब से हर कोई अपनी ओर खींचने में लगा हुआ है। ऐसे में 4 जून को ये पूरी तरह साफ हो जाएगा कि इस बार मोदी की गारंटी काम आती है या राहुल गांधी की आंधी वोटर्स को अपने साथ उड़ा ले जाती है। तो फिलहाल के शो में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।